हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर चंद्र गहना से लौटती बेर। बेसिकली ये एक पोयम है और इसका हम लोग पूरा का पूरा मीनिंग समझेंगे। तो देखते हैं इसको। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मोड़ पर इस खेत की, बैठा अकेला एक बीते के बराबर, हर यह हरा ठिकना चना। तो देखिए क्या है, ये जो कविताएं हैं, ये पंक्तियां जो हैं, ये कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता में से ली गई हैं, चंद्र गहना से लौटती बेर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि के द्वारा ग्रामीण परिवेश और खेत खलिहान का सुंदर चित्रण किया गया है। तो कवि जो है एक चंद्र गहना नाम के गांव में है और उस गांव के बारे में बहुत ही प्यारी सी, कितना खूबसूरत वो गांव है वो बताते हैं। इस कविता में चना जो होता है और अलसी जो होती है, अलसी भी एक मतलब सीड होता है एक, और चना जो है वो तो सब्जी भी बनती है उसकी, है ना, वो है। तो चने का पौधा और अलसी, इन दोनों के बारे में एक तरह से इनका मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण का मतलब होता है ह्यूमनाइजेशन करना, उनको ह्यूमन की तरह डिपिक्ट किया गया है इस कविता में। कवि कहते हैं कि वे चंद्र गहना नामक गांव देखकर आ गए हैं। लौटते हुए जब वे खेत के मोड़ पर बैठकर आसपास के प्राकृतिक दृश्य पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उन्हें खेतों में लगे चने के पौधे दिखाई देते हैं। तो वो चंद्र गहना से जब आ रहे हैं गांव से और फिर पास में खेत में बैठ जाते हैं तो छोटे छोटे से चने के पौधे लगे हुए वो देखते हैं। कवि चने के पौधे का बेहद जीवंत मानवीकरण करते हुए कहते हैं, तो कवि इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि बिल्कुल वो कोई चने का पेड़ ह्यूमन हो। कवि चने के पौधे के बारे में बोलते हैं कि महज एक बीते के बराबर यह हरा चना, महज एक बीते के बराबर मतलब एक बहुत ही छोटा सा, बीते के बराबर है, काफ़ी छोटा सा ये चने का पेड़ है। और ये जो है नाटे कद का है, मतलब एकदम ठिगना सा छोटे से कद का है और खेतों में क्या कर रहा है, लहला रहा है, झूम रहा है। चने के पौधे के ऊपरी हिस्से पर गुलाबी रंग के जो फूल हैं, मतलब गुलाबी रंग के जो फूल है इसके, देखिए बांधे मुरैठा शीश पर, मुरैठा मतलब सर पर जैसे कि पगड़ी बांधी हुई है, इस तरीके के इसके पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। आगे कवि कहते हैं, पास ही चने के पौधे के साथ साथ अलसी का पौधा भी उगा हुआ है जो बेहद पतली है। तो सजा खड़ा है, मतलब जो पेड़ है ना चने का, इसके ऊपर गुलाबी रंग का पिंक कलर का फूल है और इसके पास में ही अलसी जो है, अलसी का पेड़ है। अलसी का पेड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पतला सा पेड़ है और हवा के झोंके से उसको हिलने की प्रक्रिया को कवि ने देह की पतली और कमर की लचीली कहते हुए संबोधित किया है। तो क्योंकि अलसी का पौधा काफ़ी ज़्यादा पतला है इसलिए कवि कहते हैं कि उसकी देह जो है, शरीर जो है वो काफ़ी पतला है और कमर भी उसकी लचीली है, आराम से हिल जाती है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, तो जैसे कि चने के पेड़ पर जो फूल है वो पिंक से कलर का है, इस तरीके से जो अलसी का पेड़ है उसके सर पर जो है वो नीले से रंग का फूल है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो अलसी के पौधे अपने हाथों में फूल लेकर नायिका के रूप में कह रही हो कि जो उससे प्रेम रूपी फूल को लेगा या स्वीकार करेगा वह उसको अपना दिल दे देगी, अर्थात उस पर अपने प्रेम को निछावर कर देगी। तो देखिए अलसी के पौधे ने भी हाथ में माला ले रखी है और चने ने भी हाथ में माला ले रखी है। तो अलसी कह रही है कि जो भी मतलब उसको प्यार देगा वो अपना प्यार उसको देगी। तो इस तरीके की बातें अलसी और चना कर रहे हैं, मतलब अलसी बोल रही है। अब आगे ये जो है इसमें जो कवि अग्रवाल जी हैं वो कहते हैं, कवि अग्रवाल जी ने खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना विवाह के मंडप से की है। तो मतलब पहले अलसी जो है विवाह के लिए बोल रही है, हाथ में माला लिए खड़ी है, तो अब पूरा विवाह का मंडप सब वहाँ पर सज गया है। तो मंडप से क्या है, और गांव की प्राकृतिक सुंदरता को व्यापारिक शहर की तुलना में ज़्यादा बेहतर और मनोरम माना है। और कवि ने कहा है कि जो मतलब शहर होता है उसमें बिजनेस और ये सब होता है, गांव की जो प्राकृतिक खूबसूरती होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। कवि कहते हैं कि चने और अलसी के पौधे के बीच सरसों की तो पूछो ही मत। तो मतलब अलसी का पौधा है, चना है, अब सरसों की तो पूछो ही ना, मतलब सरसों भी है वहाँ पर। सरसों भी क्या कर रहा है वो देखो, वो तो और भी सयानी हो गई है, मतलब शादी के लायक हो गई है सरसों। तो सरसों पर पीले रंग के फूल के खिलने से ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे वह हल्दी लगाकर दुल्हन का रूप धारण करके खेत रूपी मंडप में बैठी है। अब जो सरसों होती है उसका फूल तो पीला होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसने हल्दी लगा रखी है और खेत रूपी मंडप में वो दुल्हन की तरह सजकर बैठी हुई है। इसके बाद कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं
फाग मतलब होली के गीत गाता हुआ आया हो, तो फागुन का महीना जो है वो होली के गीत गाता हुआ आया हो, ऐसा लगता है। कवि आगे कहते हैं कि जो ये दृश्य है ये बहुत ही मनोरम है, और जो स्वयंवर हो रहा है, ये जो शादी का मंडप सा सजा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कवि के मन में भी प्रकृति के प्रति अनुराग की भावना जागृत होने लगी है। मतलब कवि के मन में प्रकृति के प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छी भावनाएं कवि के मन में आने लगी हैं। कवि को लगता है कि गांव की हरियाली और मनोहर दृश्य उस नगर से बहुत अच्छा और सौंदर्य से भरा है, जो नगर सिर्फ व्यापार और ऊंची ऊंची इमारतों का प्रतीक बनकर रह गया है। तो कवि कहते हैं कि जो गांव की हरियाली है वो कितनी अच्छी है, और मतलब कितना खूबसूरत सब कुछ यहाँ लगता है। शहरों में भले ही ऊंची ऊंची इमारतें हों, मगर शहर तो सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों से भरे भरे पड़े हैं, मगर गांव में जो हरियाली है, जो सुंदरता है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अब यहाँ से देखते हैं, और पैरों के तले पर एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उठी है घास भूरी, ले रही वह भी हलेरियाँ। तो इसमें क्या है, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि वे जहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब कवि जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर से एक पोखर या तालाब भी स्थित है। मतलब वहाँ पर जहाँ पर वो बैठे हुए हैं ना कवि, वहाँ पर एक तालाब भी है, और जिसमें लहर लिहोरे ले रही है, मतलब जिसमें लहरें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं उस तालाब में। वहीं बगल में खुले आसमान के नीचे भूरी घास भी उगी हुई है। तो आसमान के नीचे भूरी भूरी घास भी उगी हुई है, जो हवा के झोंके से भूरी घास हिल रही है। सूर्य की किरणें जब तालाब के पानी पर पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब पानी में एक चांदी के खंभे के समान प्रतीत होता है। तो देखिए, सूरज की किरणें जब पड़ रही हैं तालाब में, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई खंबा हो वहाँ पर, और वो काफ़ी ज़्यादा चमक रही हैं सूरज की किरणें। कवि आगे कहते हैं कि तालाब के किनारे कई पत्थर भी पड़े हैं। तो तालाब के किनारे जो हैं पत्थर पड़े हैं, और जब तालाब की लहरें पत्थरों को भिगोती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो पत्थर भी चुपचाप पानी पी रहे हों। तो जो तालाब की लहरें उठ रही हैं, वो साइड में तालाब के जो पत्थर पड़े हैं उन पर जा कर के जब पानी गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे कि पत्थर की प्यास जो है वो बुझ रही है, पत्थर पानी पी रहे हैं, और कह रहे हैं कि जाने कब तक उनकी प्यास बुझेगी। तो मतलब पत्थर कह रहे हैं कि पता नहीं कितने समय बाद ही उनकी प्यास जो है वो बुझ पाएगी। चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में। तो यह देखिए, अब बगुला भी आ गया। टांग जो बगुला जो है वो चुपचाप खड़ा हुआ है टांग डुबो करके पानी में। तो इसमें कवि कहते हैं कि तालाब में कुछ बगुले भी हैं जो दिखने में बिल्कुल शांत और स्थिर लगते हैं। मतलब तालाब में कुछ बगुले हैं जो दिखने में एकदम शांत लगते हैं, स्थिर लगते हैं, पर जैसे ही मछली उन्हें पानी में नज़र आती है, वे बगुले तुरंत अपनी चोंच पानी में डालकर मछली को निगल जाते हैं। तो मतलब वैसे तो वो ऐसा लगता है कि एकदम शांत है, पर जैसे ही उनको मछली दिखती है ना, तो तभी मछली को चोंच में दबा करके उसको निगल जाते हैं। फिर कवि आगे कहते हैं कि एक सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया जिसका माथा या सिर काले रंग का होता है, तो मतलब पंख उसके सफ़ेद है, माथा उसका काले से रंग का है, वो जिसका माथा काले रंग का है, वह तालाब के ऊपर से मंडराते हुए पानी में एकाग्रता पूर्वक ध्यान रखती है। तो मतलब पानी को देख रही है, मंडरा रही है तालाब के ऊपर। जैसे ही उसे कोई मछली नज़र आती है, वह फौरन टूट पड़ती है मछली पर और अपने पीले रंग के चोंच में दबाकर उसे खुले आसमान की ओर तरफ लेकर के उड़ जाती है। तो बगुला भी खा लेता है मछली को, और चिड़िया भी इसी फिराक में है कि कब उसे मछली मिले और वो उसे खाए। किंतु अब ये सब जो है कवि देख रहे हैं। इसके बाद कवि कहते हैं कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं से भूमि ऊंची उठी है, अर्थात कवि का तत्कालीन स्थान ऊंचाई पर स्थित है। वहीं पर से रेल की पटरी गुजर रही है। तो मतलब जहाँ पर कवि बैठे हुए हैं वहाँ पर वो थोड़ा सा ऊंचाई पर है वो एरिया, और वहीं पर से रेल की पटरी भी निकल रही है। तो फिर आगे बताते हैं, अभी ट्रेन आने का समय नहीं हुआ है। तो मतलब जहाँ पे कवि है वहाँ पर ट्रेन भी आती है, बट अभी ट्रेन आने का समय नहीं हुआ है। कवि कहते हैं कि ट्रेन के देरी होने पर मुझे कोई अफसोस नहीं है कि ट्रेन जो देर से आ रही है, टाइम से नहीं आ रही है, उससे कवि को कोई भी अफसोस नहीं हो रहा है। यहाँ कवि वहाँ बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब कवि जहाँ पर हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र है, स्वच्छंद है का मतलब है काफ़ी इंडिपेंडेंट है। और जिस जगह पर हैं, गाँव में वो जो ये दृश्य देख रहे हैं, कवि को उनसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। वे प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्य का मज़ा ले रहे हैं, जबकि शहरी इलाकों में ऐसी हरियाली का अभाव है। मतलब शहरों में ये सब कहाँ है, और जहाँ पर वो हैं वो तो बहुत ही अच्छा उन्हें लगता है। फिर चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं।
इसमें कहते हैं कवि कि चित्रकूट की पहाड़ियाँ जो चौड़ी हैं और थोड़ी छोटी हैं, वे काफ़ी दूर दूर तक फैली हैं। कवि आगे कहते हैं कि उन पहाड़ियों के बंजर भूमि पर केवल रीवा नामक कटीले और भयानक दिखने वाले पेड़ लगे हुए हैं। तो चित्रकूट की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें रेवा नामक सिर्फ कांटे वाले जो हैं वो पहाड़ हैं, और बाकी कांटे वाले पेड़ हैं, बाकी तो सब कुछ सूना सूना सा है। फिर सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुगे का स्वर टेढ़े टेढ़े सुन पड़ता है, वनस्थली का हृदय चीरता, उगता गिरता। तो यहाँ पे जो है इसका ये मतलब है, कवि प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं और प्राकृतिक वातावरण में गूंजती तोते और सरसों की मीठी आवाज़ से प्रभावित हैं। तो ये जो टेढ़े टेढ़े ये सरसों की आवाज़ है और तोते की आवाज़ के बारे में बात करते हैं। जब उन्हें आवाज़ आती है टेढ़े टेढ़े तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। वे तोते के मीठे स्वर मीठे रस भरे ध्वनियों का हिस्सा बनने को व्याकुल होते हैं। तो मतलब सुन रहे हैं वो उसकी आवाज़ तोते की। कवि आगे कह रहे हैं कि उस वनस्थली में सारस का स्वर गूंज रहा है टिटो टिटो। तो सारस जो है उसका भी टिटो टिटो करके आवाज़ आ रही है। तब वास्तव में मेरा मन करता है कि मैं भी पंख फैलाकर सारस के संग उड़ जाऊं। तो कहते हैं जब इन्हें सारस की आवाज़ आती है तो कवि का मन करता है कि सारस की तरह पंख फैलाकर वो भी उड़ जाएं। कवि आगे फिर उसके बाद कहते हैं कि वो आगे उड़ जाएं और पंख फैलाकर सारस के संग उड़ जाएं और उस हरे भरे खेत में पहुंच जाएं जहां सरसों की जोड़ी प्रेम के गीत गा रही है। वहीं कहीं छुप छुपा कर सरसों की प्रेम कहानी सुन लूं। कवि को उस प्राकृतिक वातावरण और वहां पर प्रकृति के बेहतरीन कृत्यों से लगाव हो गया था, जिसे छोड़कर आगे बढ़ना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। तो मतलब वो ये चाहते हैं कि चिड़ियों के साथ वो भी आसमान में उड़ जाएं और जहाँ पर वो सरसों के वो लवर्स हैं ना, उनकी प्रेम कहानी सुने और इस प्राकृतिक सुंदरता में ही वो रह जाएं। वो यहाँ से कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। तो बेसिकली देखिए इस चैप्टर में ना सारा का सारा प्रकृति का वर्णन किया गया है कि गांव में खेत जो होते हैं वो कितने ज़्यादा सुंदर होते हैं, तालाब होते हैं वहाँ पे, इतनी हरियाली होती है, बर्ड्स होती हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, सब कुछ बहुत ही प्यारा होता है। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है, चंद्र गहना से लौटती बेर। तो हो गया ये हमारा चैप्टर, क्या है पोएम टाइप की है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।